हेल्थ। तो बिफोर वी मूव टू द टॉपिक मेंटल हेल्थ, तो हम जान लेंगे कि हेल्थ क्या होता है। अगर आप लोगों में से कोई मुझे बता सके कि आपके लिए हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, या आप क्या समझते हैं हेल्थ से। एनीवन इन द पार्टिसिपेंट्स, एंड अगर कोई आंसर देना फिजिकली, चाहे। मेंटली, सोशली फिट मैन को कहते हैं। यस, WHO ने जो फॉर डेफिनेशन, यस, मेंटली, सोशली, इमोशनली और शम्स एंड आरती, आपने सही बताया बिल्कुल। WHO की जो डेफिनेशन WHO ने दी है, उसके अनुसार आपकी फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग को ही हम हेल्थ कहते हैं। So besides social health, mental and physical health are the probably most frequently discussed type of health. तो अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की, तो अगर हमारे बॉडी में कुछ पेन होता है, फीवर होता है, या कुछ परेशानी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप अपनी जो रोजमर्रा के काम है उसमें एक्टिव हैं और आपका एक बॉडी फंक्शन जो है वो ठीक से हो रहा है, तो इसका मतलब आप फिजिकली हेल्दी माने जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप उसको फेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, या आप सेफ और सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और आपको शायद किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़े। तो हम मैम नेक्स्ट। सो मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो आप लोगों में से अगर हम लोग जैसे मनाते हैं मदर्स डे, फादर्स डे, या वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, बट मेंटल हेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, कोई आंसर दे सकता है इसके बारे में? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं मेंटल डे। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी अवेयरनेस फैला सकें और लोगों को बता सकें कि मेंटल हेल्थ का क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट। अ मेंटली हेल्दी पर्सन फील्स राइट टूवर्ड्स वनसेल्फ एंड अदर्स। तो इसका क्या मतलब है कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन, उसका जो परसेप्शन है वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होता है, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो अपने बारे में भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और दूसरों के लिए भी वे ऑप्टिमिस्टिक देखे जाते हैं। नेक्स्ट। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है तो घबराइए मत, आप कोई मेंटल इलनेस का शिकार नहीं है, बट एक हेल्दी पर्सन में ये कॉमनली देखी जाती है चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा सेल्फ वर्थ। If the person is able to express his needs, his तो फिर उसको आप कह सकते हैं कि उसे अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास है। देन हम बढ़ते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। आत्मविश्वास और ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक है आपकी पॉजिटिव सोच। कभी हमारे अक्सर, क्योंकि लाइफ है और ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें पता है कि बुरा टाइम चल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा वक्त है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और हम पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को देख रहे हैं। जो एक मेंटली स्टेबल पर्सन है उसे पता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, और उन्हें पता है कि हम कहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं और हम अपनी वीकनेसेस को कैसे छुपाया जाता है। तो ये सब चीज़ें उसे पहले से वो अवेयर होता है इन चीज़ों से। एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट से क्या मतलब है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में अगर इमीडिएटली कोई चेंजेस करने हैं तो आप तुरंत करने में एबल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप में एडिक्वेट एबिलिटी है एडजस्टमेंट करने की। उसके बाद आ जाता है इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल पर्सन। इमोशनली मैच्योर से क्या मतलब है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रो नहीं सकते, या आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या आप दुखी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है
कि जब भी, अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप देखते हैं कि आपके सामने एक्सीडेंट हो जाता है और आप देखते हैं कि जो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो काफ़ी खून से लथपथ है और उसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। तो ऐसे में आप वहाँ पर घबराएंगे, रोएंगे, या आप एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे? जो इमीडिएटली आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, तो यही आपकी इमोशनल मैच्योरिटी कहलाती है। आप सोशली एडजस्टेबल हैं, आप समाज में जा रहे हैं, आपके मन अनुसार अगर काम नहीं हो रहा है फिर भी आप एडजस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, तो आप सोशली एडजस्टेबल हैं। इसके अलावा मेन पॉइंट ये कि जो एक हेल्दी पर्सन है वो हमेशा रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, रियलिटी में ही जीता है। जबकि आप एक अगर मानसिक रोगी को अगर देखेंगे तो उसकी एक अलग काल्पनिक दुनिया होती है बिसाइड द रियल वर्ल्ड। तो ये सब थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन, एक ओवरऑल पर्सनैलिटी उसमें आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अब आखिर ये मेंटल इलनेस होती क्यों है, क्यों आदमी मानसिक तौर पर बीमार पड़ता है? कुछ चीज़ें हैं, आप लोगों में से अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहे, या कोई दे सकता है एग्जाम्पल? आपने कोई ऐसा मेंटल इलनेस का केस देखा हो, या आपने अपने आस पड़ोस में किसी को ऐसे देखा हो कि कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और फिर उसने मेंटल इलनेस को वो कर दिया? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, Yes. जैसे कि मेरी एक फ्रेंड का तलाक हो गया था, तो उसके अंदर मेंटल इलनेस आ गई थी, तो काफ़ी डिप्रेशन में थी वो अभी पीछे, तो उसने साइकाइट्रिस्ट को कांटेक्ट किया था। तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे शादी टूट गई, तो एक्सपेक्टेशन थी जिससे शादी में लेके, तो वो पूरी नहीं हो पाई, और एक ब्रेकअप हो जाना मतलब शादी ही टूट जाना, मतलब किसी मतलब, तो उसने उसे इतना इमोशनली परेशान कर दिया, क्योंकि उसने हमेशा निभाने की कोशिश करी, लेकिन हुआ ही नहीं, वो बंधन में रह ही नहीं पाई, मतलब, और उसे लास्ट में मतलब ब्रेक ही करना पड़ा वो। तो उसके कारण कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, तो उसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा इलनेस आ गई। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया दीप्ति, और जो आपने केस बताया कि उनकी शादी टूट गई और उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मैं शादी को बचा लूं या कुछ भी, बट वो चीज़ें उनके मन अनुसार ना हो पाई, और एक वो उनके लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही रहा होगा मेरे ख्याल से। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें इन आपकी मेंटल इलनेस को बढ़ावा दे सकती हैं, इनका काफ़ी बड़ा रोल है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको आप किसी मेंटल इलनेस वाले व्यक्ति को अगर आप उनकी केस हिस्ट्री उठा के देखें, तो इनमें से एक ना एक पॉइंट आपको उनमें दिखाई ज़रूर दे जाएगा। कि जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि चाइल्डहुड अब्यूज़, ट्रॉमा और नेग्लेक्ट। चाइल्डहुड अब्यूज़, जिन बच्चों को बचपन में फिजिकली, इमोशनली या मेंटली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, तो उनके आगे चलकर दे आर वेरी प्रोन टू मेंटल इलनेस। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, और वो किसी रिलेटिव के साथ रह रहे हैं, या उनके घर में कोई भी नहीं है उन्हें देखने वाला, तो वो ये उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, और ये आगे चलकर हो सकता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और अगला पॉइंट है हमारा सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस। सोशल आइसोलेशन से क्या मतलब है? कोई व्यक्ति जो एक्सट्रोवर्ट है, उसे घूमना फिरना पसंद है, और इस बीच उसका क्या हो गया है कि वो कुछ वक्त से बिल्कुल समाज से कट चुका है, या फिर वो अकेला महसूस करता है, ये सोचता है कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, या कोई उसके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ नहीं है। इस बीच हमने देखा कि जो लोग क्वारंटाइन हुए थे उन लोगों को ये चीज़ें बहुत देखने को मिली है कि वो लोग बहुत अकेलापन महसूस करते थे, या सोशली आइसोलेट हो गए थे।
तो ऐसे में उन्हें बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेसिव सिम्टम्स काफ़ी देखने को उनमें मिल सकते हैं। इसके अलावा है एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टिग्मा। अब डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा से क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी को किसी बात की वजह से आप उनके साथ भेदभाव वाला बिहेवियर कर रहे हैं, या फिर आप उनके प्रति वैसे सोच रख रहे हैं कि अरे इसका तो ऐसा है, ये सब चीज़ें हैं। अब अभी मैं एक केस देखूं, अमेरिका में अभी आपका चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक लाइव्स मैटर को अगर आप देखें तो उसमें जो ब्लैक पीपल हैं तो उनको ये हो गया था कि आप उनको एक आदमी की डेथ हो गई थी, तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। इवन हमारे देश में खुद आप अभी ये दलित लड़कियों के जो रेप हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है या कोई ऐसे स्टिग्मा से गुजरा है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके उन्हें ऐसी दिक्कतें हो जाए या वो कोई मेंटल इलनेस का शिकार हो जाए। इसके अलावा सोशल डिसएडवांटेज, पॉवर्टी, ये सब चीज़ें तो हैं कि आप किसी चीज़ से डिप्राइव्ड हैं सोशली, आपको एडवांटेज नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा लूजिंग समवन क्लोज टू यू, आपने किसी अपने को इस बीच खो दिया या पहले कभी खो दिया, आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर क्या कुछ टाइम बाद एक टाइम पीरियड होता है, जैसे अगर डिप्रेशन का मैं केस लूँ तो उसमें 2 हफ्ते का टाइम होता है। अगर उस 2 हफ्ते के बीच आपने अगर ये सिम्टम आपके नहीं जा रहे हैं, जो लो मूड है, आपको नींद की परेशानी है, या आप अपनी स्ट्रेस को कोप नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। खैर ये तो वो आ जाएगा, आपका थोड़ा टेक्निकल टर्मिनेशन आ जाएंगी, बट मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको देना चाहूँगी। और अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं, आप फेस कर रहे हैं, उस ट्रॉमा से आप उभर नहीं पा रहे हैं कि आपने किसी अपने को खो दिया है, तो ये भी आपके उसमें का वो हो सकता है। सीवियर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, आप किसी लंबे समय से किसी स्ट्रेस से गुजरे हैं। अभी जैसे दीप्ति ने एग्जाम्पल दिया अभी कि जो उनकी फ्रेंड है वो बहुत लंबे समय से स्ट्रेस में थी अपने रिलेशनशिप की वजह से, तो उसे होना ही था ये कि आपको डिप्रेसिव सिम्टम उस लड़की को देखने को मिल गए। इसके बाद है हैविंग लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ कंडीशन, लंबे समय से बीमार, टीबी के मरीज हो गए या कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं, और भी किसी और बड़ी बीमारी जो किसी को जो बहुत लंबे समय से महीनों से बिस्तर में पड़े हुए हैं, तो इन लोगों को भी मेंटल इलनेस हो सकती है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग अब्यूज़ और सोशल और कल्चरल फैक्टर्स, इस बीच बहुत लोगों ने अपनी जॉब खो दी है और उनका ये है कि 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आजकल छोटे छोटे बच्चे जो टीनेज बच्चे हैं ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्हें आगे चलकर जब कुछ सालों तक वो ड्रग के आदी हो जाते हैं, उसका कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो कुछ सालों बाद उन्हें ये परेशानी हो जाती है कि उन्हें हेलुसिनेशन देखने को मिलता है, या वो साइकोटिक सिम्टम उनमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी मेंटल इलनेस में इन सभी का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई इस चीज़ से गुजरा है, इन जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो हो सकता है कि आगे चलकर उनमें मेंटल इलनेस आ जाए। नेक्स्ट, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सबके पास अपने अपने राइट्स हैं, गवर्नमेंट ने हमें राइट्स दिए हैं, लेकिन एक और राइट है जो डिस्क्रिमिनेशन के बिहाफ पे, आप किसी की मेंटल इलनेस के बिहाफ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उनको भी पूरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी से जीने का हक है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैम, अब हो जाता है कि आप किसी जो मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं उन लोगों की आप कैसे मदद कर सकते हैं अपने लेवल पे। हो सकता है कि आप इस प्रोफेशनल फील्ड में उतर जाएं, लेकिन आप अपने लेवल पे अगर आप अभी नॉर्मली अगर आपके फैमिली में किसी को है या आपके फ्रेंड्स में किसी को मानसिक परेशानी हो रही है, तो आप कैसे मदद कर सकते हैं।
सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपको कोई अपनी इलनेस के बारे में, अपनी मानसिक परेशानी के बारे में बताता है, अपने बिहेवियर के बारे में बताता है जिससे वो परेशान है, तो आप ऐसे में उनको जज ना करें और उनकी बात को सुने। अगर आप जजमेंटल होकर उनकी बातों को सुनेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो आपके साथ कुछ भी शेयर ना करें, कुछ भी आपको बताने से हिचके। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि उनको जज नहीं करना है। और दूसरी चीज़, जो भी आपका फ्रेंड है या आपकी फैमिली में है या कोई भी है, आप उनको वही प्यार और सम्मान दें जो आप फिजिकली इल पर्सन को देते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो अफेक्शन है, आपका केयर है, वो काफ़ी हद तक उनको उस चीज़ से उभरने में कारगर हो सकती है। इसके अलावा आप पेशेंस से उनकी बातें सुने, उनके जो अगर उन्हें कुछ परेशानी हो रही है काम करने में, रोज़मर्रा के काम करने में, तो आप उनका हाथ बटा सकते हैं। तो इससे उनको इमोशनल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उन्हें काम करने की इच्छा भी जगेगी। इसके अलावा उनके अगर वो आपको बताते हैं कि हमारी कोई वर्थ नहीं है या वो है, तो उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। उन्हें हमेशा याद दिलाते रहिए समय से, छोटी छोटी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हैं। अगर आप किसी और आपका जो फ्रेंड है उसको आप एडवाइस तो दे सकते हैं, बट अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रही है लंबे समय तक और आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप खुद डॉक्टर ना बने और किसी प्रोफेशनल की मदद लें, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट या फिर काउंसलर की। आप इनकी किसी की भी मदद ले सकते हैं और ये आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कितनी गहरी है और इनका इलाज भी संभव है। नेक्स्ट, इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ को इन्हेंस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हैं या कुछ है, बट आप क्या कर सकते हैं कि अपनी जो मेंटल हेल्थ है, जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारी अंदरूनी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमें जो हमारी हेल्थ है वो उसमें सुधार होता है। ये नहीं कि हम जब बीमार हैं हम तभी एक्सरसाइज करें, ये नहीं है। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं घर पर ही और दूसरों को भी करवा सकते हैं। सबसे पहले जैसे सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग के फ़ायदे बताए कि आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, आपको थकान हो रही है आप तब भी उसको कर सकते हैं। तो आप इसको समय समय पर प्रैक्टिस करते रहें जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो। इसके अलावा आपको नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाए, आप थके थके महसूस करें लंबे समय तक, क्योंकि आप स्लीप में आपकी बॉडी हील होती है। आपको नींद बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं आपका मन शांत करने के लिए। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखें। आजकल मैं मैंने अभी कुछ दिन पहले एक मीम देखा, उसमें ये लिखा हुआ था कि आप यू आर मैच्योर इफ यू डोंट सेलिब्रेट योर बर्थडे। तो ऐसा क्यों है? अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है तो आप उसे क्यों ना करें। आप सोशल मीडिया, डोंट लेट सोशल मीडिया फूल यू, और आपको जिस चीज़ से भी खुशी मिलती है, जो भी आपका मन है आप वो करिए। और चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, और आप दूसरों को भी करवाएं। कभी आपको अपने बेड के नीचे कभी पैसे मिल जाते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड है, वो खुशी है। आप कुछ जाते हैं, आप थके हारे घर आते हैं और आपकी मम्मा ने आपके लिए कुछ अच्छा बनाया है, तो आपको उससे खुशी ही मिलेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और अपनी जो भी आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि आज हमारी लाइफ है, कल ना हो, बट आज आप जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उन पे ही ध्यान दें, बाकी चीज़ें आपकी होती रहेंगी। ठीक, इसके अलावा आप नई चीज़ें सीख सकते हैं। पिछले क्वारंटाइन जब शुरुआत, कोविड की शुरुआत में जब क्वारंटाइन हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने अपनी जो स्किल्स थी, किसी की कुकिंग स्किल्स थी, टीचिंग स्किल्स थी, डांसिंग स्किल्स थी, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने उस स्किल को अच्छा करते हुए, उसको इम्प्रूव करते हुए, उसके बाद इन लोगों ने सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे उसको शेयर करना शुरू किया और काफ़ी लोग आज अच्छा काम कर रहे हैं उस पर।
कई लोगों के कुकिंग यूट्यूब चैनल है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंस्पायरिंग हैं। आप भी नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। आप डांसिंग सीख सकते हैं, या आजकल मंडाला आर्ट काफ़ी प्रचलन में है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग से क्या मतलब है कि आप अपनी जो आपकी मन की बातें हैं, आपको कुछ परेशानी है, दिक्कत है, तो आप उसको शेयर कीजिए। कहते हैं कि दुख बांटने से घटता है और खुशियाँ बांटने से डबल हो जाती हैं। तो आप अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी बातें हैं उनको शेयर कीजिए, अपनी खुशियों को बांटिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। तो ये चीज़ें हैं, आप कुछ चीज़ें ये जो मैंने मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटीज़ बताई, ये आप कभी भी कर सकते हैं रोज़ की ज़िंदगी में। नेक्स्ट, और फिर आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको कोई भी मदद मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल की मदद लीजिए। और जैसे कि आपका शरीर का वो भी, ब्रेन भी आप शरीर का एक हिस्सा ही है, तो आप जैसे आपकी बॉडी पार्ट में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो आप फिजिशियन के पास जाते हैं, आप हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही आप दिमाग के डॉक्टर के पास भी जाने से हिचकिचाइए मत, और आप हेल्प लेने से बिल्कुल मत कतराइए। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगी कि बी काइंड टू योर सेल्फ एंड टू अदर्स। आप दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट में आप ही अपने लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, उनके प्रति आप दया का भाव दिखा रहे हैं, तो आप खुद पे भी थोड़ा दया कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों के लिए अपनी खुशियों को मार रहे हैं। और आज थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालिए पूरे दिन भर में। आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं दूसरों के लिए भी, लेकिन अपने लिए भी आपको सोचना चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस साक्षी टू कंटिन्यू द सेशन। और यस, ओवर टू यू मैम साक्षी। एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, you're audible. Hello. Yes, Sakshi, you're audible. You can continue. मैम स्लाइड स्क्रीन पर शेयर शो नहीं हो रही है। Slide show हो रही है साक्षी? नो मैम, मुझे शो नहीं हो रही। साक्षी, नीचे प्रेजेंटेशन का एक सिंबल बना होगा, एरो, उसको आप टच करो तो आपको स्क्रीन में शो हो जाएगी वो। Is it visible? नो मैम। No, screen sharing is not visible. Okay, I think किसी ने शायद डिस्टर्ब कर दिया होगा। Wait, I will share it again. तो थोड़ा सा वेट करिए। Is it visible now? Yes, it's visible now. Yes. Yes, it is visible now. मुझे मैम 1 मिनट में लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर। But there is a lot of noise at the background. I don't know, somebody's is not muted. If somebody's mic is on, I request kindly Yes. mute yourself. Yeah, now it is clear.
मैम अब विजिबल है स्क्रीन, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज एंगर और इसके मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं मैम। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज एंगर। तो मैं आप पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी कि आप एंगर से क्या समझते हैं। तो प्लीज आप में से कोई आंसर दीजिए। अमन पाठक, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके हमें बताएं कि आप एंगर से क्या समझते हैं। Anger is a start from frustration and irritations in our surrounding. यस, सही बताया आपने, राइट। एंगर क्या है? ये एंगर एक हमारा बेसिक इमोशन है जो हमारी इच्छा अनुसार या फिर हमारे मन के अनुसार काम ना होने पर बाहर आ जाता है। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से भी हम एंग्री हो जाते हैं। और जैसे कि हम सब कहते हैं कि मैनेज योर एंगर, कंट्रोल योर एंगर, तो एज अ ह्यूमन बीइंग ये पॉसिबल नहीं है कि हम गुस्सा ना निकालें या फिर हम गुस्सा ना होए। पर पॉसिबल क्या है कि इसे कंट्रोल करना हमें सीखना चाहिए, वरना ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा एंग्री होने से ये हमारे फिजिकली और मेंटली हेल्थ दोनों पर बहुत इफेक्ट करता है और हमारे रिलेशनशिप भी स्पॉइल कर देता है, जिसका हमें बाद में अफसोस होता है और पछतावा होता है। जब हम सोचते हैं कि हमारी बातें या फिर हमने जो कहा था वो चीजें नहीं हुई हमारे अकॉर्डिंग, या फिर हमारे गोल तक बातें नहीं पहुंची, इस वजह से भी हम बहुत ज्यादा एंग्री हो जाते हैं। और एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इरिटेशन भी होती है हम जब एंग्री हो जाते हैं तब, क्योंकि ये हमारा इमोशन है, इसलिए हमें इसे बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंगर के, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम सब में देखे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है सडन एंगर। जो क्या होता है सडन एंगर में कि कभी कभी हमें बहुत छोटी सी बातों में हम अचानक अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, पर उसके साथ साथ ही हम वो गुस्सा उतनी जल्दी हमारा ठंडा भी हो जाता है। तो इसे हम एक सडन एंगर के रूप में कह सकते हैं या फिर देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डेलिब्रेटेड एंगर एंड सेटल्ड एंगर। इसमें कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब हम उस वक्त रिएक्ट नहीं करते हैं, पर अगर हमें किसी पर्सन की बातों का बुरा लगता है तो हम उस बात को उस वक्त तो रिएक्ट नहीं करते हैं, पर बाद में हम सोचते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा, और फिर हम क्या करते हैं, उनसे बदला लेने का ठानते हैं। तो इसे हम डेलिब्रेटेड एंगर कह सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिस्पोजिशनल एंगर। आपने देखा होगा कुछ बच्चों में ऐसी हैबिट्स होती हैं बचपन से कि वो बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, तो वो हमारा डिस्पोजिशनल एंगर ही होता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे बिहेवियरल एंगर। बिहेवियरल एंगर में आप नाम से ही समझ सकते हैं कि व्यवहार में गुस्सा। इसमें ये होता है कि लोग एंगर को अपने बिहेवियर में शो करते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कभी कभी गुस्से में लोग, या फिर सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, या फिर किसी चीज से डंडे से उठा के इधर उधर मारने लगते हैं। तो वो अपने बिहेवियर में अपना गुस्सा दिखाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पैसिव एंगर। पैसिव एंगर को हम कह सकते हैं ये एक साइलेंट एंगर होता है, जिसमें हम कुछ भी ना बोल के साइलेंटली अपना एंगर शो करते हैं और अपने बिहेवियर को ऐसा शो करते हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमसे दूसरा इंसान नाराज है, या फिर वो हमारी किसी इंसिडेंट या फिर किसी बात को लेकर हमसे नाराज है, गुस्सा है। तो वो कुछ ना बोल के अपने बिहेवियर से ही इसे शो कर देता है, और ये एक साइलेंट एंगर भी कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव एंगर। इस एंगर में क्या होता है कि ये एक लिटिल हेल्दियर एंगर माना जाता है। इसमें हम कंस्ट्रक्टिव एंगर में हम गुस्सा दूसरों पर या किसी चीजों पर ना निकालकर अपने सामान की सफाई करने लगते हैं या फिर वॉक पर चले जाते हैं। तो ये भी हेल्दियर माना जाता है ये वाला एंगर, क्योंकि ये हम दूसरों पर ना निकालकर खुद के कामों में खुद को बिजी रखकर निकालते हैं। फिर आता है हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर क्या होता है, इसमें हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि गुस्से में कभी कभी ऐसा होता है हम अपना सिर दीवार पर पटकने लगते हैं या फिर अपने हाथ काट लेते हैं, खुद को ही हार्म करते हैं। तो यही सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एंगर होता है। फिर आता है हमारा जजमेंटल एंड मोरल एंगर। जजमेंटल एंगर में क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि मैंने जैसे
किसी से कुछ कहा कि मेरे अकॉर्डिंगली ये बात कहना, किसी थर्ड पर्सन से मेरे अकॉर्डिंगली बात कहना, पर जब वो सिचुएशन आती है तो वो बात मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हुई, तो इसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। वहां पर मैं जजमेंटल हो जाती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं कहा, इसलिए भी ये एंगर हम में आता है और इसे हम जजमेंटल एंगर कह सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है एंगर वर्सेस एग्रेशन। तो फिर से मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि क्या एंगर और एग्रेशन एक ही है? आप एंगर और एग्रेशन से आपको क्या समझ में आता है, आप क्या समझते हैं? तो प्लीज पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप कोई आंसर दीजिए इसका। मैम एंगर मीन्स होता है, ये आपका एक बेसिक इमोशन है, और जब भी आपके चीज़ें आपके मन अनुसार नहीं होती है तो ये इमोशन उभर के बाहर आता है, तो यही है, आप उसको एक्सप्रेस। करेक्ट, सही रश्मि, आपने सही बताया। तो एंगर क्या होता है? एंगर हमारा एक बेसिक इमोशन है, और एंग्री होना, इट इज ओके टू फील एंग्री। बट एग्रेशन क्या है? एग्रेशन है एंग्री होने पर कुछ एक्सप्रेस करना या फिर कोई एक्शन करना ही हमारा एग्रेशन कहलाता है। बट इट इज नॉट ओके, क्योंकि हम उस वक्त चीजें बहुत गलत भी कर देते हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए एग्रेशन को ओके नहीं कहा जा सकता है, और एंगर का एक्शन ही एग्रेशन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आता है थिंक बिफोर यू एक्ट। ये यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम एंग्री होते हैं तो उस वक्त हम कुछ सोचते नहीं है और हम एक्ट कर देते हैं, जो कि हमारा एग्रेशन भी कहला सकता है। और आरती प्लीज आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। तो फिर थिंक बिफोर यू एक्ट, जब हम एंग्री होते हैं तो हम सोचते नहीं है और हम कुछ भी एक्ट कर देते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी हम गुस्से में कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। कभी गुस्से में किसी का मर्डर भी कर देते हैं लोग, जिसका बाद में बहुत ही नुकसान उनको झेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि थिंक बिफोर यू एक्ट, अपने एक्शन से पहले सोचें, गुस्से में कोई भी फैसला ना ले, इसलिए सोच समझ कर ही फैसला ले और उसी के बाद कुछ एक्शन करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, जो हमने आपको पहले ही बताया था सेशन के स्टार्ट होने से पहले, कि आप लोग एक पेन और पेपर लेके बैठे। तो होप कि आप सबके पास पेन पेपर अवेलेबल होगा, और प्लीज आप अगर चाहे तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और प्लीज अपना पेन और पेपर सब मुझे शो करें कि आप लोग एक पेन पेपर लेके बैठे हैं। फिर हम एक एक्टिविटी करेंगे, तो प्लीज अपना पेन पेपर शो कीजिए। अगर जिसके पास नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ, आप जल्दी से अपना पेन पेपर ले आए। तो ऐसा एक पेपर ले आए आप। हाँ ठीक है। तो सबका पेपर पेन आ गया? शैल वी स्टार्ट? Yes, Sakshi, you can start. ओके मैम। तो अब हम ये एक्टिविटी करेंगे। इसमें आप सबको क्या करना है, पेन और पेपर अपने पास रखें और अपनी आंखें बंद करके हाल फिलहाल में हुए उस इंसिडेंट, उस सिचुएशन या फिर उस पर्सन को याद करें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया हो, या फिर जिसकी वजह से आप बहुत एंग्री हुए हो। तो या वो कोई सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, या फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है। अपनी आंखें बंद करके उस पर्सन को सोचे और ठंडी सांस ले। फिर मैं आप सबको एक सेंटेंस बोलती हूँ, आप हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आंख बंद करके उस इंसिडेंट के बारे में सोचें जिसको लेके आप एंग्री हुए थे, आपके अंदर क्रोध या गुस्सा आया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको लेके आपके दिमाग में बहुत सारी गुस्सा भरा हो, लेकिन आप उससे कह नहीं पाए होंगे अभी तक, लेकिन वो गुस्सा कहीं ना कहीं आपको अंदर नुकसान कर रहा होता है। तो हम इस गुस्से को बाहर निकालने के जो तरीके हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। आपने अगर वो सोच लिया है तो साक्षी आगे आप कंटिन्यू करिए। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ, इसको आप सबको कंप्लीट करना है। मैं डैश व्यक्ति से नाराज हूँ क्योंकि।
अब डैश में आप उस पर्सन का, उस सिचुएशन का, जिस भी वजह से आप गुस्सा हैं वो लिखिए, और क्योंकि के बाद अपने रीजन लिखिए 5-6 पॉइंट्स में जिससे आप गुस्सा हैं। तो मैं इसके लिए आप सबको टाइम दूंगी थोड़ा सा, फिर आप लोग ठंडी सांस लेके और ठंडे दिमाग से ये सोचें कि क्यों गुस्सा थे आप, और उसका रीजन आप लिखें अपने पेपर पे। तो सबका हो गया कंप्लीट? प्लीज आप चैट बॉक्स में हमें बताएं कि आपने लिख लिया सबने। Yes, ma'am. I have written. ओके। अगर कोई शेयर करना चाहता है कि उसने कुछ लिखा, क्या लिखा है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक शायद नहीं शेयर करना चाहेंगे लोग उसे, तो ठीक है साक्षी, आप आगे कंटिन्यू करिए एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा ये सब रीजन कि आप क्यों नाराज हैं। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेपर और पेन को थोड़ा सा साइड रखेंगे और अपनी इस पेन और पेपर का यूज हम थोड़ी सी देर बाद करेंगे, और हम अपनी आगे की स्लाइड पे मूव करते हैं तब तक। और आप पेन और पेपर थोड़ा सा साइड रखें, इसका हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है? तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हमारे जो इफेक्ट पड़ते हैं एंगर की वजह से, फिजिकल एंड मेंटल इफेक्ट ऑफ एंगर, जो हम एंगर की वजह से हमें फिजिकली इफेक्ट करते हैं और मेंटली इफेक्ट करते हैं। फिजिकली इफेक्ट में क्या होता है कि कभी कभी गुस्से में हमारी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, हमारा हार्ट सफर करता है, और हमारा ब्लड प्रेशर काफी हाई हो जाता है कभी गुस्से की वजह से। उस वक्त पे हमारी एनर्जी भी बहुत लो हो जाती है और बहुत एनर्जी वेस्ट भी होती है एंगर की वजह से, जो कि बहुत इफेक्ट करता है हमारी फिजिकल हेल्थ को। और कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आने के भी बहुत चांसेस रहते हैं गुस्से की वजह से, और आपने देखा भी होगा कभी कि गुस्से की वजह से अटैक भी आता है लोगों को। फिजिकली है, फिजिकली इफेक्ट इस तरह से करता है कि हार्ट और बीपी और जो फिजिकल हेल्थ होती है उसको बहुत इफेक्ट करते हैं ये एंगर। उसके बाद मेंटल इफेक्ट क्या होता है कि कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनका हमको बाद में अफसोस होता है और हमें गिल्टी फील होता है उन परिस्थितियों को लेकर कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम उस चीज को फिर बार बार सोचते हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं, थोड़ा कभी डिप्रेसिव भी हो जाते हैं, जो हमें मेंटली इफेक्ट करता है और हमारी मेंटल हेल्थ को थोड़ा खराब भी करता है। और कभी ऐसा होता है कि गुस्से की वजह से हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बार बार गुस्सा होने की वजह से हमारे रिश्ते भी खराब होते हैं। ये भी एक कारण है जो हमारी हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुस्सा कम करें और फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ज्यादा इफेक्ट ना करें। तो आप सबने भी देखा ही होगा कि फिजिकली और मेंटली क्या क्या इफेक्ट करते हैं हम गुस्सा करने के।
ठीक है, इसके साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड को मैम थोड़ा स्टॉप करके हम अपनी थोड़ी एक्टिविटी जो अभी जस्ट हमने 2 मिनट तो पहले की थी, उस एक्टिविटी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हेमा, आपका माइक ऑफ कर लीजिए। तो मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए, और वो एक्टिविटी जो पेन पेपर एक्टिविटी थी, हम उस पर आते हैं फिर से। अब जो आपने पेपर पे लिखा है, अब आप उस पेपर को उठाएं, या फिर अब आप सब उस पेपर को उठाएं और क्या करें कि मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपना पेन पेपर उठाएं, और आपके पास जो पेन है उस पेन से अपने पेपर पर, जैसे ये मेरा पेपर है और मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, तो उस पेपर पर अपने पेन से डूडलिंग करना स्टार्ट कीजिए और बहुत सारी उल्टी सीधी रेखाएं बनाकर उन सबको काट दीजिए जो आपने लिखा है। आपको ऐसा करते वक्त ये सोचना है कि आपके अंदर से जो गुस्सा है वो बाहर निकल रहा है। दूसरे के बारे में आप जो भी बुरा सोच रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि आपके अंदर जो भी ऊर्जा भर रही है, आप उस ऊर्जा को बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो आपको पेन से जोर से पकड़ के उसको ऊपर नीचे हिलाते हुए जितना आप पेपर को काट सकते हैं उतना काटना है। भले ही आपका पेपर फट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी पूरी ऊर्जा को बाहर निकालना है। तो मैंने तो अपना इतना गुस्सा निकाला है कि मेरा पेपर पतला था, वो फट चुका है। तो ऐसे आप कर लीजिए, सारी रेखाएं बना दीजिए, बहुत सारी डूडलिंग कर दीजिए उस पर उल्टी सीधी। आई होप कि आप सब ये इस एक्टिविटी को कर रहे होंगे, क्योंकि कैमरा सबने ऑफ कर रखा है, तो हम शो देख नहीं पा रहे हैं कि कर रहे हैं या नहीं आप। जी बिल्कुल, जो लोग तो कर रहे सबने हैं वो ऐसे दिख कर रहे दिया। हैं। यस। ठीक है, आपने ऐसी उल्टी सीधी रेखाएं डूडलिंग कर दिया इस पे अगर, तो उसके बाद अब आप क्या करें, अपनी सारी नेगेटिव अब क्या करें, उस पेपर को ऐसे बहुत सारे, या तो आप उसको फोल्ड करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, ऐसे फोल्ड करके, या तो उसके ऐसे टुकड़े कर दीजिए उसकी आप छोटे एक छोटे। बॉल बना सकते हैं, उसको मोड़ के आप उसका पूरा बॉल बना लीजिए और पूरी प्रेशर से उस बॉल को आप पिचका दीजिए। मेरी पेन टूट गई गलती से। अमन पाठक। अमन, पेन नहीं तोड़ना था आपको, अपनी एनर्जी पेन पे नहीं पेपर पर शो करनी थी। शायद अमन के अंदर बहुत गुस्सा था तो उसने पेन ही तोड़ दी। और दूसरा आप कर सकते हैं कि इस पेपर को पूरा फाड़ दीजिए, इस पेपर को पूरा फाड़ के टुकड़े टुकड़े बना के आप इसको फेंक दीजिए। लेकिन आपको अपना गुस्सा जरूर बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो क्रोध होता है, जब ये हमारे अंदर दबा रहता है तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। लुइस एल हे की एक पुस्तक है, शायद आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, यू कैन हील योर लाइफ। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस तरह से हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर रहकर हमें शारीरिक रूप से बीमार करते हैं और बहुत सारी बीमारियों के जड़ होते हैं। तो क्रोध के लिए भी इन्होंने बताया है कि जैसे आपके शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं, और उसके साथ ही आपको पेट की जो बीमारियां हैं जैसे कि बवासीर वगैरह, पाइल्स की प्रॉब्लम है, या फिर फोड़े फुंसियां निकलना है, तो इसके लिए इन्होंने काफी रिसर्च के बाद, अपने एक्सपीरियंस के बाद बताया है कि इसकी जो जड़ होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबा हुआ क्रोध होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने शरीर में बहुत पेन महसूस हो, या आपको बहुत कुंठा सी महसूस हो रही है, तो कई बार आप ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक क्रोध भरा होता है और हमें पता ही नहीं होता है इस क्रोध के बारे में कि ये भी इसकी जड़ हो सकती है। तो उस समय आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं, आपको हो सकता है तुरंत रिलैक्स भी महसूस होगा। तो साक्षी, आप आगे कंटिन्यू करिए।
तो आई होप कि सबने ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से की होगी और उनका थोड़ा गुस्सा भी निकला होगा। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आते हैं व्हाई मैनेजमेंट इज नीडेड। क्यों हमें मैनेजमेंट करना चाहिए अपने एंगर का। तो ये क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, ये आपको लगता है क्या कि मैनेजमेंट जरूरी है एंगर का? हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए या फिर एंगर को मैनेज करना चाहिए? तो प्लीज कोई आंसर दीजिए। Yes, पार्टिसिपेंट्स ma'am. आप। Conflict management is are both essential for our life. यस राजेश यस नंदन ने बोला है सही कि कह रहे मैनेजमेंट इज बेटर। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अपनी यस लाइफ में मैम, आगे मैनेजमेंट करना बढ़ने चाहिए। के लिए। क्योंकि हम कोई भी काम को पहले करने के लिए मैम पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। किसी जैसे कि मैम एक एग्जांपल, जैसे हम किचन में घुसते हैं तो हमें जब खाना बनाना होता है मैम, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन करने पड़ते हैं। यहाँ हमें कोई डेकोरेशन करनी पड़ती है तो हमें एक पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है कि काम को किसको किस किस टाइप में बांटे, या मतलब अपनी फैमिली मेंबर में ही उसको पार्ट में कई पार्ट में डिवाइड करके तो अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एक मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है किसी चीज को लर्निंग प्रोसेस सीखने के लिए मैम। हाँ सही कहा आपने कि हमें मैनेज करना बहुत जरूरी है अपने एंगर को, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उससे पहले भी हम पहले मैनेज करते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। पर ऐसा गुस्से में नहीं होता। गुस्से में हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पाते हैं और हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत चीजें खराब भी हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, अवॉइड रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स। इसमें क्या होता है, आपके जो मतभेद हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, और उनको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप मैनेजमेंट करना सीख जाओ। तो बार बार किसी से लड़ाई होना या फिर रिश्ते खराब होना, उनको फिर अवॉइड करते हैं हम अगर आप मैनेजमेंट सीखते हैं तो। उसके बाद आता है कांस्टेंट फीलिंग ऑफ इरिटेशन। अगर आपको लगातार इरिटेशन फील हो रहा है तो फिर उसके लिए भी आप अपने एंगर को मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप इरिटेट भी कम हुआ करेंगे। अवॉइड आर्ग्यूमेंट विथ अदर्स। जो आपकी बिन वजह लगातार आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, जो आप नहीं चाहते हैं तब भी वो आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इसमें भी ये मैनेजमेंट बहुत करता है। क्योंकि अगर आप मैनेज करना सीखते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होती हैं। फिजिकल वायलेंस को भी ये रिड्यूस करता है। कभी कभी फिजिकल वायलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है जो कि बाद में हमारे लिए बहुत घातक साबित भी हो सकता है। इसलिए भी मैनेजमेंट जरूरी है और अपने एंगर को बाहर निकालना भी जरूरी है। इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट सीखना चाहिए और गुस्से को मैनेज करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मैनेजमेंट जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब आती है टिप्स एंड टेक्निक्स टू मैनेज। ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने साथ। 4 Ds ऑफ डेली लाइफ टिप्स। ये 4 Ds हैं, डिस्प्लेसमेंट, ड्रिंक वाटर, डीप ब्रीदिंग एंड डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जब आपको कभी गुस्सा आता है या किसी बात से आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि आप उस जगह को छोड़ दें और कुछ टाइम अपने आप को आइसोलेट कर लें या फिर आप अपने आप को सबसे अलग कर लें, थोड़ी देर अकेले बैठ जाएं। तो ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है अपने एंगर को कंट्रोल करने का, कि आप उस जगह को छोड़ दें और अपने आप को थोड़ी देर सबसे अकेला कर लें, जिसकी वजह से आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और उसके बाद ही आप बात करें आगे जाके। सेकंड आता है हमारा ड्रिंक वाटर। ऐसा कहते ही है कि पानी पियो पानी पियो, गुस्सा आता है तो सब बैठा के शांत करने लगते हैं और पानी पिलाते हैं। तो ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आप पानी पीते हैं तो थोड़ा ठंडक महसूस होती है और आपका गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल हो पाता है। डीप ब्रीथिंग, जैसा कि मैम ने हमें सेशन से पहले भी डीप ब्रीथिंग कराई थी, तो डीप ब्रीथिंग तो बहुत सक्सेसफुल है सभी टाइप के स्ट्रेस में, एंगर में, सब जगह बहुत फायदा करती है डीप ब्रीदिंग। तो एंगर के टाइम पे भी आपको डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, कंटिन्यूस कुछ मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, अपने आप को इंगेज करना चाहिए डीप ब्रीदिंग में, जिससे कि आपका एंगर कंट्रोल हो पाए। और ये टेक्निक्स तो आप घर पर भी कर सकते हैं इजीली।
और फिर आता है हमारा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, खुद को दूसरी एक्टिविटीज में बिजी रख सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी मम्मी की हेल्प कराना पसंद है किचन में तो आप वहां उनके साथ वो एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आप खुद को बिजी रखिए एक्टिविटीज में जिससे कि आपका डिस्ट्रैक्शन होगा और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल भी करेंगे और उस वक्त आप बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। तो ये कुछ बेसिक सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड एक्टिविटी पे। हम एक एक्टिविटी अब और करना चाहेंगे, प्लीज आप सब इसमें हमारा साथ दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना है, अपने मुंह में हवा भर लेनी है और अपने हाथों से अपने फेस को ऐसे बहुत टाइटली पकड़ लेना है। तो आप प्लीज सब करिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, हम भी आपको देखना चाहते हैं इस एक्टिविटी को करते हुए। आपको पहले मुंह में सांस के साथ हवा भरनी है और उस गुस्से को जो आपके अंदर भरा है, ये भी गुस्सा बाहर करने का तरीका है जिससे कि आपकी जो अनवांटेड नेगेटिव एनर्जी है उसी को हम बाहर करना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले आपको अपने गाल में हवा भरनी है पूरी ताकत से, सांस के साथ हवा भरनी है इस तरह से, और उसके साथ आपने अपनी मुट्ठियों को कस लेना है और अपनी जो पूरी ऊर्जा है शरीर की वो अपनी मुट्ठियों पे महसूस करनी है कि आपकी जो सारी ताकत है वो आपकी मुट्ठियों पे आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने हवा भरी थी जोर से पंच करना है अपने गाल में और उस हवा को बाहर निकाल देना है। इस तरह से आप 2-4 बार करेंगे तो आपके अंदर क्रोध के कारण जो एनर्जी क्या होता है, हम एग्रेसिव क्यों होते हैं, हमारे फिजिकल एग्रेशन क्यों आता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है उस टाइम पे। तो उस एनर्जी को हमें बाहर निकालना है। इसका अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में जाएंगे तो वो थोड़ा काफी डीप पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, लेकिन कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और वो ऊर्जा हम बाहर निकालते हैं गलत तरीकों से। तो इसको या तो हमें कंस्ट्रक्टिव वे में निकालना होता है या हम तुरंत एंगर को रिलीज करने के लिए इन सब तकनीकों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत गुस्से में आ गए हैं, एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी होगी जो पहले आई थी। तो उस समय उसमें क्या था, जो डॉक्टर था उसमें वो क्या करते थे, आपने बहुत बार देखा होगा कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे और वो डॉक्टर क्या करते थे, जोर जोर से हंसते थे। हाँ हाँ हाँ, आपने देखा होगा, वो शायद सभी ने देखी होगी और मूवी उसमें इंसिडेंट आपको याद भी होगा। तो वो भी एक तरीका है कि तुरंत के तुरंत गुस्से को शांत करने के लिए, ताकि आप गलत एक्शन ना लें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह के तरीके अपना सकते हैं। आप अपने भी तरीके डेवलप कर सकते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। लेकिन उसमें जैसे डॉक्टर थे वो तुरंत हंसते थे, तो हंसने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो हार्मोनल जो सेक्रेशन है केमिकल्स का वो चेंज हो जाता है, आपके हैप्पी हार्मोन सेक्रेट होने लगते हैं। तो वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे आपके बुरे हार्मोन को। इसलिए आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, या आप अपने लिए जो भी तकनीक बनाना चाहें जो आपको कंस्ट्रक्टिव लगे वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो फिर ये एक्टिविटी सबने की होगी अपने एंगर को बाहर निकालने के लिए, और आप इसको अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा एंग्री हैं तो आप इसको यूज करके रिलैक्स हो सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड मैम, एक और एक्टिविटी आती है, ये भी आपके एंगर को मैनेज करने के लिए ही है, अपना गुस्सा निकालने के लिए ही है। इसमें अब आपको क्या करना है, 2 चेयर लेनी है और एक चेयर पे आपको खुद बैठना है और सामने वाली चेयर पर एक पिलो रखना है। ये मैं अगर हो सकता है तो कैमरे से मैं शो करना चाहूंगी कि आपने जो हमने पहली टेक्निक आपको बताई है वो आपकी इंस्टेंट एंगर रिलीफ के लिए ज्यादा अच्छी है। और ये जो टेक्निक हम बता रहे हैं लॉन्ग टर्म का जो रिप्रेस एंगर होता है आपके अंदर, और जैसे ये शायद एग्जाम चैट बॉक्स में किसी ने बोला भी था, तो जो बता रहे हैं उनके अंदर बहुत गुस्सा दबा हुआ है एक्चुअली में, बहुत लंबे टाइम से वो रिप्रेस हो चुका है, तो उसको निकालना तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंस्टेंट एंगर से उसको निकालना जरूरी है। तो उसके लिए आप ये तकनीक यूज कर सकते हैं कि आपने एक चेयर साक्षी आप अपना म्यूट कर लीजिए, 2 वॉइस से विनीता की आवाज दब जा रही है। ओके थैंक यू विनीता, आप कंटिन्यू करें।
एक खाली चेयर अपने सामने रख सकते हैं और एक चेयर आप जिसमें आप बैठेंगे। अब आपको क्या करना है कि उस चेयर में आपको इमेजिन करना है उस व्यक्ति को या उस इंसिडेंट को या व्यक्ति को आपको पिलो रख सकते हैं आप उसमें एग्जाम्पल के। तो आपने पिलो रखा और आप आंखें बंद करके बिल्कुल इमेजिन करना है। आपको लग रहा है कि हो सकता है टेक्निक क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कारगर होती है। असल में हम उसको करके देख सकते हैं। और क्या है, अक्सर में क्या होता है कि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं और हम उनसे गुस्सा कर रहे होते हैं। जैसे हो सकता है आपके घर में आपके कोई बड़े बुजुर्ग हो जिनसे आप बहुत गुस्से में रहते हो, आपको बुरा लगता हो कि उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, और बस सोचते रहते फिर होते रहते हैं। तो उस समय आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि ये सामने जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है। अब आप एक क्या करें, शांत कमरे में बैठे उनसे पूरी क्वेश्चन आंसर करिए। विनीता, विनीता आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आप माइक के नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए। उस समय सामने उस कुर्सी को रख के और उस तकिए को रख के आप ये इमेजिन करिए कि ये वो व्यक्ति है और इस व्यक्ति से आपने पूरी क्वेश्चन आंसरिंग करनी है, पूरी डिबेट करनी है। जितनी डिबेट आपके अंदर भरी हुई है कि आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भरे होंगे कि ये इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों किया था पर उसने ऐसा नहीं किया, बहुत सारी चीजें भरी होंगी। तो आप पूरी डिबेट करिए उससे, उसके जवाब भी आपको मिल रहे होंगे और शांति से करिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपनी हड़बड़ 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 अपनी बातें रख रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन रखिए। तो एक बार उस व्यक्ति के पक्ष को सुनने की कोशिश करिए कि क्या वो भी कुछ कहना चाह रहा है। हो सकता है आपका दिमाग उनके जो पक्ष है उसको सुन ही नहीं रहा हो। मतलब आप क्या करते हैं, सिचुएशन को अपने मन से एनालाइज करने लगते हैं, एज्यूम करने लगते हैं। तो कई बार हम इस तरह से अपनी बात को वहां पे भड़बड़ पूरा निकाल के, और अगर आप फिजिकली एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब आपके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भर गया है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप तकिए को पंच करके अपना प्रेशर निकाल के भी इसको निकाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए इसको आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा। और धीरे धीरे अगर हो सकता है आपके अंदर इतनी हिम्मत आती है कि आप उस व्यक्ति से उन रीजंस को डिस्कस कर सके, अगर ये परिस्थिति अनुसार ये चीजें होती है, तो आपको लगता है कि उस इतना करने के बाद आपके अंदर ये हिम्मत आ रही है कि नहीं, मुझे उस व्यक्ति से डिस्कशन करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए कि आखिर में ये क्या हो रहा था, क्या चीजें थी, क्या परेशानी थी। तो आप जाइए और उसके बाद उस परिस्थिति में उस व्यक्ति से बात करिए। यहाँ पे कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्या आप कुछ यहाँ पे बोलना चाहते हैं? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हैं, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई होप कि ये जो एक्टिविटी है ये आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करेंगे। हमें कभी कभार ऐसा लगता है कि एक्टिविटीज से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये बहुत कारगर होती है असल में। और कोई भी चीज जो होती है वो एक प्रोसेस की तरह काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि वो तुरंत किया और तुरंत हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। हम बचपन से आज तक जितना कुछ बन के आए हैं उसमें भी एक प्रोसेस रही थी, तो इसमें भी एक टाइम लगेगा, समय लगेगा। ये भी साक्षी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। तो अब हम ये एक्टिविटी कि आप सब अपनी डेली लाइफ में जरूर करिएगा अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। अब हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आता है फॉलो एंगर मैनेजमेंट एट होम। आप अपने घर में भी इस एंगर को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। आप नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरों को कभी ब्लेम ना करें अपने गुस्से के लिए और माफ करना सीखें। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, गुस्से का जवाब कभी भी गुस्से से नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में भी फंस जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उस वक्त तो हम रिएक्ट कर देते हैं गुस्से की वजह से गुस्से में ही, पर बाद में हमें अच्छा नहीं लगता है वो सोचकर। फिर आता है हमारा अंडरस्टैंड योर हॉट बॉटम। अपनी जो ट्रिगर पॉइंट्स है आप उनको जानने की कोशिश कीजिए, और जिसकी वजह से आप अपने गुस्से को फिर मैनेज करने में भी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है किसी बात को लेके, तो आप उस चीज को अवॉइड करें या फिर वहां से ही चले जाएं जहां पर आपको वो पॉइंट से ट्रिगर कर रहे हैं। उसके बाद आता है ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाएं, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में इंगेज रखें और अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना सीखिए, जिससे कि आप गुस्से को मैनेज कर पाएंगे। और कुछ अपने ऐसे ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए जब आपको उनकी जरूरत हो, इससे भी आपको गुस्सा मैनेज करने में बहुत फायदा होगा। इसके बाद
मेंटेन अ डायरी, आप अपनी एक डायरी भी लिख सकते हैं जिसमें आप अपना गुस्सा उस डायरी में भी निकाल सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छे से आप मैनेज कर पाएंगे। फिर आता है माइंडफुल अबाउट योर इमोशंस, अपने इमोशन को सोचिए और इस गुस्से को मैनेज कीजिए। और गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने आप के लिए भी दिन में थोड़ा टाइम निकाले, जैसे कि अभी हमारी मैम ने भी बताया था, जब वो मेंटल हेल्थ के लिए बता रही थी तब भी उन्होंने कहा था कि अपने लिए टाइम निकालिए। तो को मैनेज करने के लिए भी अपने आप को टाइम दीजिए और सोचिए कि क्या ये गुस्सा जरूरी है, इसलिए आप इसे या फिर इसे मैनेज करना जरूरी है। और हमेशा खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, जितना भी पॉसिबल हो उतना। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, हमने जैसा कि सेशन में स्टार्ट होने से पहले आपको बोला था कि पेन पेपर लीजिएगा, तो पेन पेपर आपने रखा था, और एक साथ ही हमने ये भी कहा था कि एक बर्फ का टुकड़ा भी अपने पास रखिएगा। तो ये बर्फ का टुकड़ा भी एक एक्टिविटी है जो बहुत इंस्टेंट एक्टिविटी है, और सबके घर में इजीली अवेलेबल होती ही है बर्फ। तो जब भी आपको कभी गुस्सा आए तो आप सीधे अपने किचन की तरफ मुड़ जाएं और वहां से फ्रिज में से एक बर्फ का टुकड़ा लेके अपनी हथेली पर रखें, अपने पाम पे रखें कुछ सेकंड के लिए उस बर्फ के टुकड़े को, जो कि आपके गुस्से को रिलीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है और बहुत इंस्टेंट ही आपको ये इसका फल दे देता है। इसलिए आप इस बर्फ के टुकड़े वाली एक्टिविटी को भी बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर आप अपने गुस्से को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको एंगर से रिलेटेड बताई। होप आप सब इसे अप्लाई जरूर करेंगे अपनी लाइफ में। थैंक यू। ओवर टू यू विनीता मैम। थैंक यू साक्षी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को। तो जैसा कि हमने सीखा कि इस तरह से हम इंस्टेंट अपने एंगर को बस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा हम अपने रिप्रेस्ड एंगर को भी बस्ट कर सकते हैं। इसमें डायरी मेंटेनेंस जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जैसा साक्षी ने अभी बताया था कि माइंडफुलनेस जो होती है, अपने इमोशंस के बारे में हमें जागरूक होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे अंदर हैप्पीनेस आ रही है तो हम हैप्पी मूड में हैं, हमारे अंदर अगर गुस्सा आ रहा है तो हम एंग्री हैं उस टाइम पे। तो हमें माइंडफुल होना है अपने इमोशंस को लेके, ये बहुत जरूरी होता है। और ये हमें बचपन से बच्चों को सिखाना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जो क्रोध है दब दब के आपके अंदर कई नेगेटिव ऊर्जा को उत्पन्न करता है, बीमारियों को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो एंगर होता है इसकी एक साइकिल चलती है। जैसे मैं इसको बताना चाहूंगी कि एक एक्सप्लोरेशन फेज होता है, मतलब आपका पहले एस्केलेशन फेज होता है, फिर एक्सप्लोजन फेज होता है, फिर पोस्ट एक्सप्लोजन फेज होता है। एस्केलेशन फेज में क्या होता है, जब आप गुस्सा होते हैं तो उसी समय आपके अंदर एकदम से एनर्जी का आउटबर्स्ट होने को तैयार होता है आपकी बॉडी में, कि आपके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं, मेंटल हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, और तुरंत के तुरंत आप बहुत एक अरे नेगेटिव स्टेट में आ जाते हैं। और एक्सप्लोजन फेज में आप उस गुस्से को बाहर कर देते हैं। अब वो एक्सप्लोजन फेज में आप गुस्से को किस तरह बाहर करते हैं सिचुएशन पे और आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद होता है पोस्ट एक्सप्लोजन फेज। पोस्ट एक्सप्लोजन फेज में क्या होता है, आपको गिल्टी महसूस होता है आपके करे हुए पे, आपको पछतावा होता है। अक्सर यही होता है, हम जो है अपने बड़े बुजुर्गों से घर में अगर बहसबाजी करते हैं, हमें गुस्सा निकालते हैं, उसके बाद हम कुछ अपशब्द उनको कह देते हैं, या फिर कई और सिचुएशन है दोस्तों के साथ हम लड़ाई झगड़ा करके उनको कुछ अपशब्द कह देते हैं, कुछ पुरानी बातों को खोद के ले आते हैं। और उसके बाद जब पोस्ट एक्सप्लोजन फेज होता है तो हमें गिल्टी महसूस होती है कि अरे हमने ऐसा कह दिया, उन्हें तो बहुत बुरा लगा होगा, ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये वाला जो फेज है, उसमें जो एक्सप्लोजन फेज है, वहां पे ही हमें काम करना है कि हम जो गुस्से का एक्सप्लोजन कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। बाकी पे हमारा कंट्रोल नहीं, गुस्सा आएगा वो तो आएगा ही, परिस्थिति के अनुसार हमें कंट्रोल करना है। एक्सप्लोजन फेज पे वहां पे हमें काम करना है। तो इस तरह से ये चलता है। और इसी के साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत कमजोर करता है। जो हमारी स्ट्रेस साइकिल होती है बॉडी में, एक एचपीए साइकिल होती है, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे ब्रेन से हार्मोन रिलीज होते हैं, और फिर वो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में आ रहे हैं, वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है, और वहां से फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज होता है, और वो आपके माइंड को सिग्नल भेजता है कि आपको बॉडी में क्या करना है, स्ट्रेस साइकिल के लिए आपको बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज करना है, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए लड़ाई करने के लिए या एग्रेसिव होने के लिए। तो क्या होता है कि जब बार बार आप क्रोधित होंगे, बार बार आप गुस्सा होंगे, तो ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी आपके साथ। और उसमें क्या होगा कि जैसे आप समझिए कि एक रस्सी है, ये एक रस्सी है मान लीजिए, उस रस्सी को आप बार बार घिस रहे हैं, बार बार घिस रहे हैं, बार बार घिस रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम बाद रस्सी क्या होगी, कच्ची हो जाएगी, बीच में से टूट जाएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ भी होगा, ये एक साइकिल है हमारे शरीर में, ये चलती रहेगी। और आप बार बार अगर क्रोध में हो रहे हैं तो ये जो इम्यूनिटी की
साइकिल है, एक तरीके से हमारी बॉडी की एक साइकिल है, ये भी कमजोर हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने गुस्से को मैनेज करें और आप गुस्से को कभी दबा के ना रखें। हो सके तो आप किसी दोस्त से, अच्छे दोस्त से भी बात करके उस गुस्से को बाहर निकाल सकते हैं कि थर्ड पर्सन के बारे में आप बात करके किसी दूसरे को बता सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अपने तरीके अपनाइए, अपने तरीके निकालिए, लेकिन जरूर निकालिए। अब मैं अपनी विभागाध्यक्ष और प्रोग्राम डायरेक्टर मधुलिता नयाल मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम आप इस प्रोग्राम को कंक्लूड करिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू विनीता। ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे स्पीकर थे उन्होंने, उनके फेस इतने स्माइलिंग थे कि एक पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे अंदर खुद ही आ रही थी। तो और जो आपने एक्टिविटीज कराई वो भी बहुत ही अच्छी थी और मैंने भी की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता है, सभी के अंदर होता है, परंतु एक उम्र के साथ हम कह नहीं पाते हैं। परंतु हमको गुस्से के मामले में बच्चे बनकर रहना है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर स्ट्रेस नहीं होता, हमारे पास ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसको रिलीज करना है। यदि मेरी एज ग्रुप के लोग इसको सुन रहे होंगे तो वो पेपर पेंसिल का यूज तो रोज ही कर सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव में लेके, जो आपने लाफिंग थेरेपी बताई वो थेरेपी और जितने भी एक्टिविटीज कराई, यदि कभी भी हमें गुस्सा आता